नमस्कार दोस्तों। हम एमसीक्यूज कर रहे हैं और ज़्यादातर अकाउंट्स पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अभी तक जितने भी एमसीक्यूज मैंने यूट्यूब पे डाले उसमें ज़्यादातर 90 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते थे, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होते थे। हालांकि हाँ 10-20% मैंने एमसीक्यूज उस वे में भी डाले हैं। लेकिन आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सवाल पूछते सर इसमें न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और काफ़ी मेहनत लगा इसको तैयार करने में। ठीक है, 2 दिन क्वेश्चन छांटने और पूरा तैयार करने में लग गया। फाइनली आपके लिए हर एक एरिया से, जैसे ये देखो आपके लिए रेशियो वाला पार्ट दिया हुआ है, तो रेशियो का क्वेश्चन है। शुरू के 2 क्वेश्चन रेशियो वाले डलवा दिए मैंने। उसके बाद देखो ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस टाइप वाले क्वेश्चंस डलवा दिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। तो इसमें 80-90% पूरे हमको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और पसंद आ जाएगा तो लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना कि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए कि एमसीक्यूज। मतलब थ्योरी बेस्ड की न्यूमेरिकल बेस्ड, ये बताइएगा। एमसीक्यू तो रहेगी। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल 12 लाख रुपए है। कुल ऋण टोटल डेब्ट 52 लाख रुपए है। गैर चालू देनदारी नॉन करेंट लाइबिलिटी 44 लाख है। दीर्घकालीन ऋण की चालू जो मैच्योरिटीज है वो 3 लाख रुपए है। करंट रेशो ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर कुछ टर्म्स आ रहे हैं, उसको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं आपके नॉलेज के लिए। सबसे पहले एक टर्म आया वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट डाउन कर ले। करंट एसेट यानी कि चालू संपत्ति, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चालू देयता, चालू संपत्ति माइनस चालू देयता करेंगे, आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। वहां पर एक टर्म आया टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट, तो टोटल डेप्ट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो थोड़े लंबे समय के लिए, करंट लायबिलिटी 1-8 साल के लिए, 1 साल या उसके अंदर के लिए, नॉन करंट लायबिलिटी थोड़े लंबे समय के लिए। ठीक है, अब ये नॉन करंट लायबिलिटी जो है उसका भी फॉर्मूला लिख लें। नॉन करंट लायबिलिटी ऑब्लिक, इसको हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये तो खाली टोटल डेप्ट था, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट है। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक क्वेश्चन के पीछे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन नहीं है, 20 × 5 100 क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट का कंसेप्ट हो गया। क्लियर है क्या? अभी एक और चीज आएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड अलग चीज है, शेयर कैपिटल अलग चीज है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी शामिल होता है, रिजर्व और सरप्लस भी शामिल होता है। रिजर्व अलग, सरप्लस अलग। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों शामिल होते हैं। अगर आपको ये अमाउंट दिया है शेयर होल्डर फंड 10 लाख और रिजर्व और सरप्लस 2 लाख अलग से दिया है, तो 10 + 2 करके 12 लाख नहीं कर देंगे। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जुड़ा होता है, रिजर्व सरप्लस भी जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है क्या? तो ये कुछ पूरे मैंने कंसेप्ट बता दिया और इसमें कुछ ऐसा चीज है जो आपको बताने लायक है नहीं? ठीक है, अब देखो एक और बात यहां पर बताते हैं। यहां पर पूछा है कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला बताएं। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद कीजिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद करेंगे आप, है ना? करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मुझे ये बता दो, करंट एसेट्स यहाँ पे डायरेक्ट कहीं से भी दिया है क्या? कहीं पे भी दिख रहा है? बोले सर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया? टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट बराबर क्या था हमारा? एक नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल डेप्ट वाला। और करंट एसेट्स हमको निकालना है, तो करंट एसेट्स के लिए फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल वाला हम यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर यूज कर सकते हैं। तो करो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी
हमारे पास है नहीं है अवेलेबल, तो उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो टोटल डेप्ट क्या दिया हुआ है, ये 52 लाख लिखना, टोटल डेप्ट हमको 52 लाख दिया हुआ है, ये लिख दिए। नॉन करंट लाइबिलिटी यहां पर लिखा हुआ है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज आर 44 लाख, तो ये 44 लाख लिख दो मुझे, ठीक है, 44 लाख प्लस क्या करेंगे करंट लाइबिलिटी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके टोटल डेट बराबर नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं करंट लाइबिलिटी निकाल सकता हूं। करंट लाइबिलिटी को इधर ही रहने दो, 44 लाख को इधर भेजोगे तो 52 लाख में 44 लाख आप घटा दें तो ये आपको मिलने को है कितना, 8 लाख रुपए, ठीक है। तो जो करंट लाइबिलिटी है वो मुझे कितनी मिल गई, 8 लाख रुपए। ये करंट लाइबिलिटी मैंने 8 लाख रुपए निकाल लिया, क्लियर है क्या? अब यहां जो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 8 लाख रुपए है उसको यूज करके मैं करंट एसेट भी निकाल सकता हूं क्या? बोले सर जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को इधर कर ले, थोड़ा आगे पीछे स्पेस नहीं करे। तो वर्किंग कैपिटल मुझे बताया गया, वर्किंग कैपिटल कितनी वैल्यू भैया, 12 लाख रुपए, कितने, 12 लाख। ये बराबर करंट एसेट लिख देता हूं मैं, और माइनस क्या करता हूं, माइनस करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी मैंने अभी अभी निकाला कितना, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो ये माइनस 8 लाख को उधर भेजेंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी करंट लाइबिलिटी बराबर करंट एसेट्स बराबर, ये 8 लाख उधर जाके हो जाएगा 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख। तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 20 लाख, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 20 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 8 लाख। तो ये पूरा जीरो काटो, पूरा जीरो काटो, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 5/2 कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। तो 2.5:1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है, क्लियर है क्या? अब मेरी एक बात समझिएगा, यहां पे एक पॉइंट दिया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट 8% डिबेंचर आर 3 लाख रुपए, करंट मैच्योरिटी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है कि करंट लायबिलिटी है, ये हो गया सॉल्यूशन हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन दिया उसका मतलब समझाता हूँ, क्योंकि यही सबसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ बच्चे छट जाएंगे, कुछ बच्चे तर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट जरूर है लेकिन उसकी मैच्योरिटी करंट में आ गई है, अभी है, तो मेरे लिए करंट लायबिलिटी बन जाएगा, ना कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहेगा, वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो बोले सर इस 3 लाख को तो कहीं पे भी कंसिडर नहीं किए। हाँ, क्यों नहीं किए? क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके करंट लायबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 3 लाख रुपए ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। उस फॉर्मूला से टोटल डेप्ट बराबर नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी से जो मैंने करंट लायबिलिटी निकाला हुआ है इस फॉर्मूला यूज करके, तो उसमें ये 3 लाख रुपए इंक्लूडेड है, ये मैं मान के चल रहा हूं, समझिए बात, ठीक है। तो उसको अलग से और जबरन का जोड़ घटा नहीं देना है। ऐसी क्वेश्चंस में कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए जिसमें अकाउंट्स के पार्ट थे ऐसे टर्म जरूर दिया है, जिसको आपको लगेगा नहीं आ रहा, दिया है तो कुछ ना कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, लेकिन वहीं पे आप गलत कर बैठेंगे, ठीक। तो सवाल जबरदस्त है, इसके कंसेप्ट जबरदस्त हैं। यहां पर आपको निकालना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले डेप्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेप्ट, लेकिन डेप्ट कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। अब अभी मैंने लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या? लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और उसमें क्या जोड़ना होता है आपको, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,20,000 आएगा, जी बिल्कुल आएगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, जी बिल्कुल आएगा। तो 3,20,000 और 1,80,000 में इधर जोड़ देता हूं, ठीक है। ये 3,20,000 प्लस 1,80,000 ये मैंने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। अब इसको निकालने के लिए मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, ठीक है। ये मैं एक बैलेंस शीट यहां पर बना रहा हूं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट टी फॉर्मेट वाला, ओल्ड फॉर्मेट हमारा, ठीक है। ये टी फॉर्मेट वाला मैंने क्या बना रहा है, बैलेंस शीट, ठीक। इससे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इधर एसेट्स साइड रहता है और इधर लायबिलिटी रहता है, ये आपको मालूम। एसेट्स में 2 मेजर टर्म देखने को मिलेंगे, पहला मिलेगा नॉन करंट एसेट्स और दूसरा मिलेगा करंट एसेट्स। और यहां पर इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल वैल्यू टोटल एसेट्स आएगा, हाँ कि ना, टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब लायबिलिटी साइड में भी इसको 2 हिस्से में बांटता हूं, जैसे करंट नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, वैसे इधर मैं बांटूंगा, ऊपर में लिखूंगा इक्विटी, ठीक है, या शेयर होल्डर फंड, और यहां पर मैं लिखता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये 2 हिस्से बना दिए। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड में यहां पर क्या रहेगा, शेयर कैपिटल रहता है,
ठीक है, रिजर्व रहेगा, सरप्लस रहेगा, ये सब आइटम रहेंगे। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में, या मैं बोलूं टोटल डेप्ट में, टोटल डेप्ट में रहेगा आपका एक नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी, इतने आइटम होते हैं, है ना। इसी को मैं टोटल डेप्ट भी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं इसको, टोटल डेप्ट भी बोल देता हूं। अब मुझे बताओ, ये लायबिलिटी भी टोटल करेंगे, यहां पर आ गया टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे टोटल एसेट की वैल्यू मालूम चल जाती तो मैं टोटल लायबिलिटी की वैल्यू मालूम कर सकता हूं क्या? जी बिल्कुल। अगर इसको जोड़ के 10 लाख रुपए आ रहा है तो मैं बोलूंगा मेरी टोटल लायबिलिटी की वैल्यू भी कितनी है, 10 लाख रुपए। इतनी सी बात समझ आती, इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग टर्म डेप्ट तो निकाल लिया, मुझे इक्विटी निकालने के लिए यहां पर कुछ फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा है। क्यों सर? आपने तो बताया था इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, लेकिन ये एक भी आइटम यहां पर नहीं दिया हुआ है, एक भी आइटम इधर नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सुनिए बात को, मैं काम करता हूं, मुझे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दिया हुआ है, तो इससे मैं टोटल एसेट निकाल लेता हूं। टोटल एसेट मालूम चल जाएगा तो टोटल लायबिलिटी मालूम चल जाएगा, हाँ कि ना। और ये टोटल लायबिलिटी में, ये देखो, ये मैं इतना हिस्सा घटा दूं, ये अलग कर दूं, तो मेरे पास इक्विटी बच जाएगा क्या? जी बिल्कुल बच जाएगा। तो एक और फॉर्मूला बचता है मेरे पास, एक और फॉर्मूला बचता है। क्या फॉर्मूला बचता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए मैं एक और फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इससे मुझे टोटल एसेट मालूम चल जाएगा, और टोटल एसेट मालूम चल गया मतलब टोटल लायबिलिटी। और इसमें मुझे घटा देना है लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या घटा देना है? लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ये मैं करता हूं तो मुझे आ जाएगा। या इसी को ही टोटल डेप्ट भी बोल सकता हूं, लॉन्ग टर्म डेप्ट, सॉरी लॉन्ग टर्म डेप्ट ना होके ना, ये टोटल डेप्ट होगा, टोटल डेप्ट, सॉरी, है ना, टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट। क्लियर है क्या? भले टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, कई बच्चे इसी का विरोध करते हैं, सर बहुत ज्यादा समय, अरे समय इसलिए लेना ताकि उस क्वेश्चन के पीछे पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। एमसीक्यूज में हूबहू थोड़ी ना एमसीक्यूज छप जाएगा, उसके कंसेप्ट लेकिन आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये देखो, अब यहां पर मुझे इक्विटी मालूम करना है, तो पहले तो मैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को जोड़ देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 5,40,000 प्लस 1,30,000। तो इससे मुझे क्या मालूम चल गया, टोटल एसेट मालूम चल गया। इसमें मैं क्या क्या घटाऊंगा, इसमें मैं घटा देता हूं ये 3,20,000, है ना, माइनस क्या कर दिया, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, 3,20,000, और माइनस क्या करूंगा, माइनस 1,80,000 घटा दूंगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। टोटल डेप्ट मुझे घटाना है ना, टोटल डेप्ट मुझे घटाना, ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, ये हमारी करंट लायबिलिटी, इसको भी घटा दो 70,000 रुपए, तब जाकर मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल इक्विटी मिल जाएगी, ठीक है। तो 3,20,000 प्लस 1,80,000 करूंगा तो 5 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए। और नीचे जोड़ूंगा 5,40,000 प्लस 1,30,000, ये हो जाएगा 6,70,000। और 6,70 में 5 घटा दिए, 5,70, 6,70 में 1,70 घटा दिए, 1 लाख रुपए बचेंगे। तो ये 5:1 मेरा आंसर आ जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 5:1 है, ठीक है। चलिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं, अपनी समझ से बताएं, कहीं से कॉपी पेस्ट मत, मैंने टापी नहीं, कि आइडियल रेशियो डेप्ट टू इक्विटी का क्या होना चाहिए, आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए। और मुझे ये बताएं, अपने शब्दों में बताएं, कहीं से गूगल वगैरह से कॉपी पेस्ट करके नहीं, कि रेशियो ज्यादा होने से क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, और कम होने से कम रेशियो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये मुझे बस बताएं अपने समझ से, जो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है उतना मुझे बताएं, ठीक है। ये देखो, ये इंटरनल ऑडिटर का एग्जाम था 2021 वाला, इसमें मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया हुआ है। 2018 का एग्जाम था, ये इसमें सेकंड रैंक स्कोर किया ऑल ओवर छत्तीसगढ़, ठीक है। और ऐसे टोटल 18 एग्जाम्स मैंने निकाले हुए, रेलवे एसएससी और व्यापम के मिला के, ठीक है। सीजीपीएससी एआरआई का एग्जाम था, क्लास 2 लेवल का एग्जाम होता है, आपको मालूम है, 5th रैंक था रिटर्न एग्जाम में। तो सारा एक्सपीरियंस मैंने अपने इस कोर्स में डाला हुआ है। सहकारिता उपअंकेक्षक का कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपको सारे वीडियोस आप आज परचेस करेंगे, आज से सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। कोर्स की फीस 5,000 रुपये, कुछ बच्चों ने 5,000 रुपये में इसको खरीदा हुआ है, लेकिन ये अभी आपको सिर्फ 2900 रुपये में मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस चलती 4 से 6/7 तक भी कभी कभी खिंचा जाता है, तो 4 बजे से लाइव क्लासेस, और वो बाद में आपको रिकॉर्डेड भी में मिल जाता है। आप नहीं चाहते लाइव क्लास अटेंड करना, तो सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेंगी, फोल्डर में अरेंज वे में, ठीक है। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप परचेस करते चलें, ठीक है। ये दोनों आपको पैरेलली लेके चलना है। कोई भी दिक्कत आता है, हेल्पलाइन नंबर 8770123687, ठीक है, 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्स खरीदने से लेकर दिक्कत आ रही तो।
ये हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस। छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स वाला ऐप है, और सबसे ज़्यादा भरोसा जो विद्यार्थियों का जीता है, स्टूडेंट का जीता है, वो योगेन साहू क्लासेस है। ठीक है, तो आप डाउनलोड करें ऐप और आज से अपनी तैयारी चालू करें। ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000, खरीद 25,000, फैक्ट्री लाइटिंग 5,000 और अंतिम स्टॉक 10,000 है। बेची गई वस्तुओं की लागत क्या कीजिए। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, COGS। बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहने का तात्पर्य है जो प्रारंभिक भंडार होता है, प्लस परचेज यानी कि जो आप क्रय कर रहे हैं, प्लस प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या करते हैं आप, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 15,000 रुपए। इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 15,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया, खरीद आपको 25,000 बताई जा रही है। मुझे ये बताओ फैक्ट्री लाइटिंग 5,000 रुपए है कि नहीं, बिल्कुल है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी, या माल बनाने से संबंधित, माल खरीदने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उससे जुड़े, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष व्यय में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो जो फैक्ट्री लाइटिंग है, कोल एक्सपेंस है, फ्राइट है, कैरिज इनवर्ड है, ये सब का सब, वेजेस है, सब का सब किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो 5,000 में इसको भी जोड़ दिया, और क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताया गया कितना है, 10,000। ठीक है, तो 15 + 25 ये 40,000 हो गया, 40 + ये 5 45,000, और ये 10,000 घटाओगे तो 45 - 10 घटाओगे 35,000। तो आपका आंसर हो गया 35,000। ठीक है, ऑप्शन है 35,000। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी मैं ऑप्शन बताना भूल गया, वैसे हमारा आंसर आया था 5:1, तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन डी था, ऑप्शन ए, और ये वाला भी हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, 35,000। क्लियर है क्या। देखो ये इस विभाग में ऑडिटर का एग्जाम जो है 18 साल बाद है, मैं बार बार बताता हूँ 18 साल बाद एग्जाम हो रहा है। और कॉमर्स वाले के लिए, खास करके बीकॉम वाले लोगों के लिए बहुत कम ऐसे वैकेंसी निकलती है, 4-4 साल में निकले लास्ट, आप देखेंगे। 4 साल पहले एक ऐसा एग्जाम निकला, अभी 2026 चल रहा ना, 2021 का है, मतलब 4 साल भी नहीं, 5 साल पहले जो ऑडिटर का एग्जाम था। तो ये ईश्वर प्रदत्त अवसर, इसको आप जरूर बनाएं। आपको जरूर ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं मुझे बहुत आता है, बहुत पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 0.01 मार्क्स से आप रेस से बाहर हो जाएंगे। 69 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि थोड़ी सी भी भूल चूक माफ, ऐसा नहीं है। एक भूल चूक हुई और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सीरियसली ले इस एग्जाम को, जितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं, 5 घंटा दे सकते हैं 5 घंटा दीजिए, 8 घंटा दे सकते हैं 8 घंटा दीजिए। जॉब में हैं आप, ऑलरेडी वर्किंग है, कोई बात नहीं, 3 घंटे दो, 2 घंटे दो, लेकिन क्वालिटी दो, फिर क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। वो 2 घंटे की क्वालिटी स्टडी है, वो 5 घंटे के नॉर्मल स्टडी को मात दे देगी। ठीक है, चलो, तो थोड़ा सा भी चूक नहीं करना है। एक मशीन 40,000 में खरीदी गई, तो उसके इंस्टॉलेशन और 5,000 खर्च हुए। A machine was purchased for 40,000 and 5,000 were paid for installation. The useful life of the machine is 5 years and estimated scrap value is 5,000. Calculate annual depreciation under fixed installment method. सबसे पहला चीज मैं आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट विधि, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट विधि किसको बुलाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड को बुलाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को बुलाता है, स्ट्रेट लाइन विधि। अब स्ट्रेट लाइन को और एकदम शुद्ध हिंदी मत कन्वर्ट करना, मेरा जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, कंप्लीट बाइलिंगुअल है, लेकिन अकाउंट्स के ज्यादातर टर्म्स मैंने इंग्लिश में यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि आप खुद हिंदी मीडियम में होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री जो है, परचेज डेबिट टू राम, इस टाइप के ही बताए गए होंगे, कैश डेबिट टू कैपिटल, ना कि नगद से पूंजी, इस टाइप का नहीं बताया गया होगा। ठीक है, इसको सीधी रेखा विधि बोलोगे तो उतना मजा नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन में। कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं तो अच्छा लगता है, संगणक बोल देंगे नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला बात बता दिया, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इंस्टॉलेशन का जो भी खर्चा होता है वो मशीन के खर्चे में ही जुड़ जाता है। अगर मैं मशीन 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ और 10,000 रुपये उसको इंस्टॉल करने में लेके आ रहा हूँ, तो मुझे मशीन 1 लाख रुपए की नहीं पड़ी, मुझे पड़ गई 1 लाख और 10,000, यानी कि 1,10,000 की। समझिए बात। ठीक है, उस बात को आप याद रखें। यहाँ पर एक जिम वाली मशीन रखी हुई है, तो भाई मशीन तो मैंने 25,000 रुपये में खरीदी, लेकिन वो 2,000 रुपये उसको असेंबल करने के लिए लेके गया। तो भाई अलग अलग प्लेट्स हैं, अलग अलग वायरिंग है, अलग अलग इक्विपमेंट्स है, तो उसको मैं खुद से हैंडल करूँ नहीं, उसको जोड़ना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। तो जो असेंबलिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो सब के सब मशीन के खर्चे में जुड़ जाते हैं। तो मेरी मशीन की वैल्यू 40 + 5 कितना हो गया, 45,000। मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, मशीन की वैल्यू हो गई 45,000। ठीक है, ओके। अब वो मशीन कितने साल चलेगा, बोल रहा है 5 साल। तो डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आपको मालूम है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू जो एसेट्स की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर एसेट्स वैल्यू लिख देता हूँ,
माइनस लास्ट में अगर वो खराब होने के बाद या यूजफुल नहीं रहने के बाद, यूजलेस रहने के बाद अगर उसका कुछ खर्चा कबाड़ा में बेचने से कुछ मिल जा रहा है तो उस स्क्रैप वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, जितना चलेगा यूजफुल लाइफ। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो मेरे एसेट की वैल्यू 40,000 नहीं 45,000 हो गई। कितने? 45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी जी? स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपये, इसको घटा दो आप, और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, कितना साल चलेगा? 5 साल। तो 45 माइनस 5 40,000, और डिवाइड बाई 5 करोगे 8,000 रुपये, 8,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1 साल का। ठीक है, चलो, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8,000। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब होता है कि जितने भी पैसे हमको बिजनेस में मिलने वाले हैं, बिजनेस में जो भी रिसीवेबल वाले हैं, मतलब पैसे मिलने वाली चीज है, वो सब अकाउंट रिसीवेबल में आता है। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है। बिल रिसीवेबल क्या होगा बताओ? एसेट है। ठीक है, तो ये संपत्ति है, 5वें का ऑप्शन बी। इस टाइप के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चालू वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक 10,000 अधिक दिखाया गया, इसको ओवर स्टेटेड बोलते हैं। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर इज ओवर स्टेटेड बाई 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड बाई 17,000। ठीक है, इन त्रुटियों के कारण चालू वर्ष की शुद्ध आय कितनी प्रभावित होगी? तो मुझे ये बताना, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाते हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैं पहले लिखता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ इस साइड क्या आएगा? सबसे पहले इधर आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, या चलो बाई क्लोजिंग स्टॉक ना लिख के सबसे पहले इधर क्या लिखते हो? बाई सेल्स। इधर क्या लिख दे रहे हो आप? बाई सेल्स। और क्या लिखते हो? बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना? फिर ये टोटल होता है। इधर क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, टू परचेज लिखते हो, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, तब जाके कैमरा तो नहीं बंद हुआ? बरसात का मौसम आने वाला है, ठीक है, काफी डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे थे। राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड आपका क्या क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है और सेल्स आता है। डेबिट साइड क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और देन हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, हाँ कि ना? तो राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड करेंगे, जो बच जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये बताओ, जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा मेरी प्रॉफिट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जी बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो राइट साइड में जो भी आइटम है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे सेल्स हो, अगर उसकी वैल्यू मैं गलती से 10,000 रुपये ज्यादा लिख देता हूं तो मेरी प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपये ज्यादा दिखेगी। इसी को बोलते हैं ओवर स्टेट करना। क्लोजिंग स्टेट को हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिए, ठीक है? तो एक्स्ट्रा दिखाने से क्या होगा? 10,000 रुपये मेरी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। और ठीक इसके विपरीत अगर मैं डेबिट साइड के किसी भी आइटम को, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसको मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा खर्चा दिखेगा 10,000, तो मेरी जो प्रॉफिट है वो 10,000 कम होकर दिखेगा। ठीक है, चलो 15-20 मिनट होंगे, बट फिर भी हम 6वें क्वेश्चन पर अटके हैं। इसका कारण ये है कि मैं पूरे कंसेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, है ना, और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, तब जाके मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। इधर के भी जो भी आइटम को अगर मैं ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के लिखूँ तो मेरी वैल्यू या प्रॉफिट बोल सकते हो ज़्यादा दिखेगा। इधर को ज़्यादा बढ़ा के दिखूँ तो मेरी प्रॉफिट उतनी कम दिखेगी। तो इसने क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक को ओवर स्टेट कर दिया 10,000 रुपये। अगर ये एक्स्ट्रा 10,000 दिख रहा है मतलब ये मेरे प्रॉफिट को 10,000 रुपये से कम कर देगा, कम कर देगा, तो मैंने माइनस किया हुआ है। और क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड बाई 17,000, जो अंतिम भंडार है उसको 17,000 रुपये ज्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा आइटम दिखा दिया, मतलब वो मेरे को प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाएगा, तो 17,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ेगा। तो +17 और -10 नेट क्या आ जाएगा? +7,000 आया। तो 7,000 रुपये मेरी जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ के दिखेगी, 7,000 ओवर स्टेटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जब नगद पुस्तक के अनुसार अधिक आहरण यानी कि ओवरड्राफ्ट प्रारंभिक शेष हो तथा 1,500 रुपये धनादेश बैंक में जमा किया गया हो किंतु नगद पुस्तक में अंकित ना किया गया हो, तब बैंक सामंजस्य विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा? अब मुझे ये बताओ, आपका कैश बैलेंस, कैश बुक में क्या दिखा रहा है? कैश बुक में 10,000 रुपये, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। क्या
ओवरड्राफ्ट, ओडी दिखा रहा है। हम यहां से अपना बीआरएस बनाना चालू किए, कैश बुक में भी 10,000 रुपए दिखा रहा था और बैंक के पासबुक में भी कितना आइटम दिखा रहा था, मान चलो 10,000, कितना दिखा रहा था 10,000। तो ओवरड्राफ्ट है मतलब हमारा नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको मैं -10,000 लिख रहा हूं, ठीक है, -10,000 लिख रहा हूं। अब क्या हुआ, अब किसी ने चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि किसी ने डायरेक्ट 1500 रुपए का चेक डाल दिया मेरे अकाउंट में और मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। तो मुझे ये बताओ, जो 10,000 रुपए मेरा नेगेटिव बैलेंस दिख रहा था बैंक में, वो 1500 रुपए कोई डाल दिया पैसा, तो 1500 रुपए घट जाएगा कि बढ़ जाएगा बताओ। तो ये प्लस 1500 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे खाते में फेवरेबल बैलेंस डाल दिए, तो कहीं ना कहीं अब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 8500 रुपए नेगेटिव में दिखेगा, हाँ कि ना। तो मुझे बताओ, अगर मैं बीआरएस बनाना जा रहा हूं, कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं 10,000 से, तो मुझे 8,500 तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 1500 को क्या करना पड़ेगा, 1500 को माइनस करना पड़ेगा, तो डिडक्टेड बाई 1500 है ना, 1500 रुपए घटाई जाएगी, ठीक है। ये बीआरएस तो अच्छे से पढ़ लेना भैया। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी पर 5,000, ठीक है, ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया 5,000 रुपए का, बी ने उसको सी को एंडोर्स कर दिया, उसके पक्ष में पृष्ठांकित कर दिया, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया। अभी लास्ट में बी किसको पे करेगा पैसा बताओ, ऑन मैच्योरिटी बिल पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू होम, तो किसको पे करेगा, सी को पे करेगा, जिसके पास बिल रिसीवेबल है उसके पास, उसको पे करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर सी, ठीक है, याद रखना। 1 अप्रैल को राम ने रहीम पर 1,000 का 2 माह का बिल बनाया, ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई ये मत बोलना सर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया हुआ, सब है, अकाउंट्स लिख दिया ना, वो आपके रिफरेंस के लिए अंदर का सिलेबस दिया हुआ है, ये मेरी बात इसको मान लेना आज से। मैं कई बार एग्जाम्पल दे डाला, कई बार बोल डाला कि जो सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना ही नहीं, पहला काम है उतना ही पढ़ना, लेकिन उसके अलावा भी जो और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, उन सबको भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पार्टनरशिप को देख के चले जाना, एकदम ब्लैंक नहीं, थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज देख के चले जाना, ठीक है। और ऐसा व्यापम का आप पहली बार एग्जाम दिला रहे होंगे इसलिए ऐसे बोल रहे होंगे, क्योंकि मैं बता दूं, ये मैं कब से बता, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, मैथ्स के सिलेबस में उसने 7-8 चैप्टर बस दे दिए सिलेबस में, एलसीएम एचसीएफ एवरेज प्रॉफिट लॉस 7-8 चैप्टर, लेकिन मैथ्स में होते हैं 25 से 30 चैप्टर। अब महिलाओं को समझा समझा के थक गए, लेकिन नहीं माने, नहीं 7-8 जो दिया उतना ही पढ़ेंगे, उससे बाहर के भी क्वेश्चन आए, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस। और ऐसा सिर्फ महिला पर्यवेक्षक एग्जाम नहीं, बाकी दूसरे भी एग्जाम्स हुए उसमें महिला पुरुष सबको समझा के थक गए कि नहीं भैया मैथ्स मतलब ओवरऑल मैथ्स पढ़ना होता है। तो सर इसमें फिर अनलिमिटेड सिलेबस हो जाएगा, फिर जीएसटी के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर कैग का ऑडिट वाले में कैग को भी डाल देंगे, नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सिलेबस में दिया पहले उसको खत्म करना है, लेकिन जो भी जरूरी चीजें हैं, और क्या जरूरी चीजें हैं, क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको कोर्स में खत्म करा दूंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन हमारा प्रिपरेशन सब चीज के लिए रहना चाहिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, 1 अप्रैल को राम ने रहीम पर 2 माह का बिल फाड़ दिया, ठीक है, 1,000 रुपया। 4 जून को अचानक अवकाश था। अब यहां से वो कैलकुलेट करते मत बैठ जाना आप, 1 अप्रैल से 2 माह काउंट करूंगा, ये ऑलरेडी 4 जून तक का बता दिया है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर 2 महीना दिया तो सीधा 1 अप्रैल से 1 मई 1 जून, आप 1 जून को पहुंच जाएं। और आपको मालूम है कि जो पेमेंट डेट होता है या ड्यू डेट होता है या मैच्योरिटी डेट, वो कैसे निकलता है, जो एक्चुअल टाइम है, जो भी 2 महीना 3 महीना या 50 दिन 60 दिन बोलेगा तो फिर 1-1 2-2 करके काउंट करना पड़ेगा आपको। तो टाइम प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 3 डेज जीपी ग्रेस पीरियड होता है। लेकिन वहां पे 2 और नियम आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है, पब्लिक या डिक्लेयर्ड हॉलीडे या संडे अगर कुछ पड़ रहा है, पब्लिक हॉलीडे या डिक्लेयर्ड हॉलीडे या कोई संडे पड़ जा रहा है, तो -1 कर लेना। जैसे 4 जून को अचानक से कोई 4 जून को कोई संडे पड़ गया या पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, तो 1 दिन पहले आपका ड्यू डेट हो जाएगा। लेकिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया, क्या इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे, जैसे अचानक से कोई बड़ा पॉलिटिशियन खत्म हो जाता है, एक शोक दिवस आयोजन कर दिए कि भैया इस दिन शोक दिवस है, तो वो इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, पहले से किसी को नहीं मालूम था, उस केस में +1 आंसर हो जाता है, मतलब ड्यू डेट 1 दिन से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने इसका डलवाया हुआ है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो 4 जून को अचानक अवकाश पड़ गया, सडन हॉलीडे था, प्री डिक्लेयर्ड नहीं था, पब्लिक हॉलीडे नहीं था, सडन है, तो बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी, तो बिल की मैच्योरिटी डेट 5 जून को हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जस्ट दूसरे क्वेश्चन में देखो, रमेश ने सुरेश पर 4,000 का 4 माह का बिल बनाया, 13 सितंबर को ड्यू डेट है, वो कैलकुलेट करके दे दिया। 13 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश था, ये पब्लिक हॉलीडे है, इस केस में ड्यू डेट 14 सितंबर नहीं होगा, इस केस में ड्यू डेट ऑप्शन डी 12 सितंबर होगा, ठीक है। सार्वजनिक अवकाश है मतलब 1 दिन पहले हो जाए, इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। एक फैक्ट्री ने अपने पुराने प्लांट एवं मशीनरी को ओवरहॉलिंग पर
40,000 रुपये खर्च किए। ओवरहॉलिंग मतलब क्या होता है बताओ? ओवरहॉलिंग एक्सपेंस मतलब होता है किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को रीबिल्ड कर देना, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेना, रीस्ट्रक्चर कर लेना, ये इसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। ठीक है, 40,000 पूरा एकदम डिसमेंटल कर दिया, उसको फिर से असेंबल किए, रीअसेंबल किए और उसमें 40,000 रुपये खर्चा हो गया, जिससे उसकी कार्य आयु 5 साल बढ़ गई। यह वह किस प्रकार का है? तो यह वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि ये मशीन का, प्लांट एंड मशीनरी का एज बढ़ा दे रहा है, उसकी आयु बढ़ा दे रहा है। समझिए बात? ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मत डाल देना। इससे मजेदार क्वेश्चन ये 12वां नंबर का है, बनेगा यदि मरम्मत व्यय 30,000 है, सफेदी व्यय 5,000 है, भवन विस्तार लागत 3 लाख है और विद्युत वायरिंग प्रणाली सुधार लागत 30,000 हो, तो राजस्व व्यय की राशि ज्ञात करें। शुरू का 2 ही जुड़ेगा, 30,000 और 35,000। लो अपनी क्यों शुरू के 30,000 और 5,000 बस जुड़ेंगे, शुरू के 2 अमाउंट? क्योंकि ध्यान रखना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितने भी डे टू डे ऑपरेशन के खर्चे हैं, डे टू डे, डेली मेरे को डे टू डे ऑपरेशन के रिगार्डिंग मुझे खर्चे करने और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। मरम्मत कराए, क्योंकि मरम्मत नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं क्या लिखता हूं? जो पूंजीगत व्यय है उसमें क्या चीज लेता हूं? ऐसे जो भी खर्चे जो मेरे एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दे, उसके वैल्यू को बढ़ा दे, उसकी आयु को बढ़ा दे, उसके लाइफ को बढ़ा दे, वो सब मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो मरम्मत व्यय, रिपेयर कॉस्ट हमेशा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये जुड़ेगा। पुताई कर रहे हो 5,000, वो जुड़ेगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इस 3 लाख, तो बिल्डिंग का एक्सटेंशन करने 3 लाख, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट कर रहे तो इससे ऑटोमेटिक वो जो भी सिस्टम है वो उससे ज़्यादा लाइफ बढ़ जाएगा, तो ये भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। देखो ये सब का सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 3 लाख और ये 30,000। तो अगर मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 30 + 5 35,000 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछता तो 3 लाख + 30,000, 3,30,000। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी वापस से जो पहले एमसीक्यूज कर रहे थे वो आपको कराना है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कराना है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका भी ज़्यादा डिमांड रहेगा मैं वो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं हर 2 दिन में एक वीडियो ही ले पा रहा हूँ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन छाटने होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी उलझुल क्वेश्चन लेके आ गए तुरंत इधर से गूगल से कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लेवल सेलेक्ट करने होते हैं जो एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करे भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताना, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन तैयार करके आपको प्रोवाइड करेंगे। राजेश ने 5200 रुपये के माल वापस किए, लेकिन उसके खाते में केवल 2500 दर्ज किए गए। देखो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। ठीक है, इस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे सवाल, और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो। राजेश ने 5200 के माल वापस किए, लेकिन उनके खाते में केवल 2500 दर्ज किए गए। शुद्धिकरण प्रविष्टि में राजेश अकाउंट को कितने राशि से क्रेडिट किया जाएगा? राजेश रिटर्न गुड अमाउंटिंग टू 5200 टू अस। ठीक है, हमको भेजा गया, मतलब हम एक कंपनी हो गए, एक ट्रेडर हो गए, समझ लो। राजेश ने सामान वापस कर दिए 5200 के, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? राजेश रिटर्न गुड्स अमाउंटिंग, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा क्या? क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिया अपन? नहीं, ठीक है। राजेश ने 5200 के माल वापस किए, लेकिन उसके खाते में केवल 2500 रुपये दर्ज किए। शुद्धिकरण प्रविष्टि में राजेश अकाउंट को कितने राशि से क्रेडिट किया जाएगा? अब अगर मैं परचेस करता हूं तो क्या बनता है अकाउंट? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, है ना? तो परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा? राम टू परचेज रिटर्न, हाँ कि ना? मतलब परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए, अगर सेल्स है, राम को मैंने सेल्स किया तो राम डेबिट टू क्या होगा? सेल्स, है ना? और अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो सेल्स फिर क्रेडिट ना होकर डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, टू राम। ठीक, इतनी सी बात समझ आती है। अब इसने क्या, राजेश ने सामान हमको वापस कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न हुआ, लेकिन उसके खाते में, राम के खाते में कितना? सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए एंट्री किया। 5200 करना था, 2500 रुपए किए, मतलब शॉर्ट कितने का रह गया? 5200 में से 2500 घटा दो, शॉर्ट रह गया 2700 रुपए का। तो एक्स्ट्रा राम के खाते में मुझे और कितना डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? ठीक है, तो राजेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद व्हाट अमाउंट? तो राजेश का जो अकाउंट है, ये खैर एंट्री बता रहा था मैं, एग्जाम्पल बता रहा था। तो राजेश के अकाउंट में कितना रुपया डालना पड़ेगा भैया? 2700 रुपए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 2700 रुपए। तो हमने राजेश को सामान बेचा था, सेल किया रहा होगा, है ना? लेकिन फिर वो खाते में वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट,
इसको मुझे कितना करना था भैया, 5200 करना था, हाँ कि ना। ये देखो, ये राम की जगह बस राजेश कर लो, यहाँ पर राजेश कर लो, 5200 करना था, लेकिन 5200 की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको सिर्फ और सिर्फ 2700 कर दिया, 2700 नहीं 2500 कर दिया। तो एक्स्ट्रा 2700 और डालना पड़ेगा, राम के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा या राजेश के अकाउंट में, तो राजेश के अकाउंट में 2700 और एक्स्ट्रा ट्रांसफर मार दो, ठीक है, ये रेक्टिफाइंग हो जाएगा एंट्री। एक और क्वेश्चन शायद इस टाइप का डलवाया था मैंने, मिस हो गया, नहीं है, आगे 19वां क्वेश्चन है। चलो मैं इसको एक साथ दोनों को बता देता हूँ। 19वां क्वेश्चन देखो, माया से 2400 का माल खरीदा गया था, तो हम एंट्री क्या किए होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू माया किए रहे होंगे, हाँ कि ना। कितने का आइटम, 2400, लेकिन माया के खाते में डेबिट में 4200 दर्ज कर दिए, 2400 के जगह 4200 कर दिए। और मुझे बताओ ये 2400 का 4200 कर देना, 5200 का 2500 कर देना, ये किस टाइप का एरर है? एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, क्या है? इतना तो आप जानते होंगे कि इतना भी नहीं समझ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना आप, ठीक है। ये किस टाइप का एरर है? परचेज अकाउंट डेबिट 2400 टू माया कितना करना था, 2400 ये करना था, लेकिन हम क्या कर दिए, माया के खाते में डेबिट कर दिए 4200। अब मुझे ये बताओ, ये जो गलती की है 4200 डेबिट करने का, करना था क्या? नहीं, माया को तो क्रेडिट करना था 2400 का, तो जो माया को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिए 4200, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए मुझे माया का जो अकाउंट है 4200 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ कि ना। माया का अकाउंट जो है 4200 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। ये तो गलती सुधार की है, फिर जो एक्चुअल एंट्री करनी थी जिसमें माया को 2400 रुपया क्रेडिट करना था, वो और क्रेडिट करूंगा कि नहीं करूंगा? जी बिल्कुल सर करोगे। तो 2400 और क्रेडिट कर दिया, तो 4200 और 2400 कितना हो गया, 6600। तो 6600 माया के खाते में मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में बता दिया, ठीक है। वापस आते हैं ऊपर। लाभ एवं हानि खाता 1 वर्ष की अवधि के लिए डैश का पालन करने की तैयार किया था। एक आध दो 10% मैंने क्वेश्चन इसके भी डलवाए, 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल थ्योरी वाले, ठीक है, प्रैक्टिकल पेज नहीं। तो ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट होता है, ठीक है। लाभ एवं हानि खाता 1 वर्ष की अवधि के लिए, तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, आवधिकता अवधारणा, ठीक है। ये फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये कोर्स जो है आप जल्द से जल्द परचेस करके तैयारी चालू कर दें, ठीक है। जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा इस रेस से बाहर होते जाओगे। और 69 पोस्ट है, लेकिन इसमें कंपटीशन लिमिटेड होने के बावजूद कंपटीशन तगड़ा है, क्योंकि सिलेबस सारा बीकॉम वाला ही दे दिया है, 11-12 वाला दे दिया है, कोई इंग्लिश हिंदी इंडियन जीके सत्य जीके मैथ्स रीजनिंग नहीं दिया है। तो जो पुराने कैंडिडेट थे सबके सब बाहर हो गए रेस से, सबके लिए सिलेबस बराबर कर दिया गया। तो जो कॉमर्स में तगड़ा पकड़ रखा हुआ है वो इजीली निकाल लेगा, और उसके लिए जरूरी है आप सही डायरेक्शन में सही तैयारी करें, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। कोर्स वास्ट जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आने पर ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, कोई इंक्वायरी हो तो उसमें आप कॉल लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट से संबंधित मूल अवधारणाएं क्या क्या है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। नगद में की गई खरीदी आपका ना लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ये टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई कैश में सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, तो मेरे सपोज मैं मशीन खरीद दिया, नगद में की गई खरीदी, मशीन खरीदा, तो मैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो ये भी एसेट है मेरे लिए, ये भी एसेट है। तो बताओ, एक तरफ मेरा मान के चलो 50,000 रुपये का मशीन है, तो एक तरफ मेरे लिए 50,000 रुपये का फिक्स्ड एसेट आ रहा है, लेकिन 50,000 रुपये का करंट एसेट जा भी तो रहा है, तो टोटल एसेट में ना कोई बढ़ोतरी होगी ना कोई कमी होगी, ये अनचेंज रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैंक पासबुक और नगद पुस्तक के अनुसार बैंक शेष में अंतर डैश के कारण उत्पन्न हो सकता है। बताओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसमें क्या होगा? जमा किया गया चेक जो अभी संग्रहित नहीं किया गया, ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट, तो अंतर आएगा जी, बिल्कुल आएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाई कस्टमर इन बैंक, मेरा कोई कस्टमर था, 5,000 रुपये उसको देने थे, उसने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिए, मुझे बताया नहीं, वो सोचा होगा अरे मालूम चल जाएगा उसके अकाउंट में पैसा आएंगे, तो मैं देखा ही। तो ये भी दोनों में अंतर डालेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने किसी को 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, मैं तो अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया कि इसको पेमेंट कट गया, तो मेरे कैश बुक में 50,000 रुपये कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सामने वाला जो कस्टमर था या जो भी डेटर क्रेडिटर जो भी रहा होगा, उसने बैंक में जाके प्रस्तुत ही नहीं किया, तो मेरे बैंक बैलेंस से तो अभी पैसा कटा नहीं, तो अंतर दिखेगा जी, बिल्कुल दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक फर्म के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यापारिक परिणाम उपलब्ध है, फॉलोइंग ट्रेडिंग रिजल्ट आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ फर्म, ठीक है। लॉस प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है, इसमें आपको गुडविल निकालना है। व्यवसाय के औसत लाभ के 3 वर्ष की खरीद के आधार पर गुडविल का मूल्य होगा। ये गुडविल का भी कैलकुलेशन करें, सिलेबस में दिया है नहीं दिया है, करना पड़ेगा आपको। सेक्रीफाइंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब जो है इसका भी कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ लो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और ये सब कैलकुलेशन, ये बेसिक है, मूल है, इसको आप स्किप नहीं मार सकते, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट का। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो भाई। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 4 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ सबको जोड़ दो। तो ये पहले में 20,000 का लॉस है, माइनस 20,000 करो, फिर 5,000 लॉस है तो माइनस 5,000, फिर प्रॉफिट है 30,000 का तो प्लस 30,000 और प्लस 15,000। तो 30 और प्लस 15 ये 45,000 प्लस, और ये माइनस 20 माइनस 5 25,000 माइनस है। तो 45,000 और में 25,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, डिवाइड बाई 4 करूं क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 20,000 डिवाइड बाई 4 यानी कि 5,000। तो एवरेज प्रॉफिट 5,000 है। गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा गुडविल का, गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 3, एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाला हुआ है 5,000 और इनटू 3 करूंगा तो ये आ जाएगा वैल्यू 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा जी कितना 15,000 रुपए, ठीक है 15,000 ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन बता दिया मैंने। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, पासबुक कैश बुक दोनों बना सकते हैं। बीआरएस में आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, ठीक है, कि कैश बुक के बैलेंस से बैंक बुक के कहीं से भी हम बीआरएस स्टार्ट कर सकते हैं 4 तरीकों से। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल, और बैंक वाला सेम। तो 4 तरीकों से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, काफ़ी मेहनत लगा इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही लोग भाई यूट्यूब से पढ़ेंगे या कोर्स से पढ़ेंगे। यही सीरियस कैंडिडेट है, या तो यूट्यूब से पढ़ा होगा कोर्स से, जो ज़्यादा सीरियस होगा वो कोर्स से लेके पढ़ रहा होगा। लेकिन जैसा भी हो मैं यूट्यूब पर इसको लेके आ रहा हूँ ताकि जो भी सीरियस कैंडिडेट है उनका हेल्प हो जाए। जिसमें मेहनत लगता है, समय लगता है, तो इस मेहनत का, समय का सम्मान करें आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताएं और मैं जो सवाल किया हूँ उसको जवाब दे, चाहे क्वेश्चन वाला। और एक सवाल मैंने और किया था कि आपको जो थ्योरेटिकल वाले एमसीक्यू हैं वो चाहिए कि न्यूमेरिकल्स वाले एमसीक्यू चाहिए, वो मुझे बता देना। तो अगला जो एमसीक्यूज है फिर उसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।